तो हेलो एवरीवन। तो भाई आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी और भाई वो चैप्टर नंबर 1 के मतलब 1 शॉट्स भी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी रीड हो जाएगी। तो भाई ये दोनों के लिए, अगर आप नीट के लिए एनसीईआरटी रीड करना चाहते हो तो भाई इसमें से आराम से हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन भी और रीडिंग भी हो जाएगी। और आप बोर्ड के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, बहुत ईजी। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ना ही नीट से बनेगा और ना ही बोर्ड से। इसमें बता रखा है कि ऑल फ्लावरिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने मार्क कर रखी है ऑलरेडी। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सभी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग ही शो करते हैं, बाकी सब में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रूट या फिर एंड सीड। तो फ्रूट एंड सीड क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है। तो इसमें यही मेन है। और फ्लावरिंग प्लांट से आपका क्या मतलब है, ठीक है भाई। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म ही सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो इसमें सिर्फ यही था, आगे चलते हैं, ठीक है। फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है भाई। फैसिनेटिंग ऑर्गन है फ्लावर, क्योंकि उसी में सब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। कौन है रिप्रोडक्शनल यूनिट, कौन है भाई एंजियोस्पर्म की, फ्लावर ही तो है। तो ठीक है, तो हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बींग्स हैव, तो देखो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये बता रखा है कि हमारा जो है फूल के साथ बहुत पुराना रिलेशनशिप है, चाहे वो एस्थेटिक हो, ऑर्नामेंटल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, कल्चरल वैल्यू के तौर पर हो, ठीक है। जब भाई ग्रीफ यानी कोई मर जाता है उसको फूल चढ़ाते हैं, इससे हम अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं, लव अफेक्शन हम फूल के थ्रू दिखाते हैं। तो भाई इसकी ऑर्नामेंटल भी काफ़ी वैल्यू, ठीक है। गमले वगैरह बिकते हैं बाज़ार में, तो वो सब इसमें बताया गया है, ठीक है। अब ये फ्लावर के पार्ट्स हम पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो ये जो सबसे नीचे जो इसकी स्टिक्स है ना, इसको बोलते हैं हम स्टॉक, है ना, स्टॉक इसको हम बोलते हैं। और ऊपर जो ये बल्ज पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम थैलामस, ठीक है। इसको हम थैलामस बोलते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको अपन जे कलरफुल, है ना, इसको बोलते हैं हम पीटल। और सबसे आउटर पार्ट जो होता है ना पीटल से बाहर का, उसको अपन सेपल बोलते हैं। और ये अंदर वाला पार्ट ओवरी हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, लंबा सा। और ये सबसे बाहर स्टिग्मा होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने 11वीं में भी पढ़ रखे होंगे इसके पार्ट, ठीक है। और ये हो गया आपका मेल पार्ट, ठीक है, एंड्रोशियम। और ये फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम। तो फीमेल गाइनोशियम पार्ट के 3 पार्ट, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो मेल का होता है वो 2 पार्ट होते हैं, देखो, एक तो फिलामेंट हो गया और एक ये हो गया ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर है ना आप देख रहे हो, ठीक है, एक ये हो गया। सो चलो तो भाई बाकी इसमें लिखा है कि आप ऐसे फ्लावर के नेम दो जो कि आपकी फैमिली में सोशल या कल्चरल वे पे, सेलिब्रेशन पे यूज़ किए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो मैरीगोल्ड, है ना, मैरीगोल्ड आप लिख सकते हो, या फिर रोज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ आती है 2 पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई एक मेल पार्ट करता है जो कि एंड्रोशियम है, और फीमेल पार्ट करता है ना, पार्ट लेता है इसमें जो कि गाइनोशियम है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है भाई प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब भाई जब फर्टिलाइजेशन होगी ना तो उससे पहले क्या क्या इवेंट प्लेस लेंगे। तो भाई एक तरीके से मैं आपको बेसिक बता दूं ना, तो क्या क्या भाई, सबसे पहले तो फूल ही बनेगा ना, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन द प्लांट। भाई इससे पहले कि एक्चुअल फ्लावर हमें दिखे कि भाई फ्लावरिंग होने वाली है, ये पहले ही तय हो जाता है ना। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो यहाँ से आपको क्या बात उठानी है भाई, फ्लावर में बनने से पहले काफ़ी सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है, आर इनिशिएटेड विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन। फ्लावर कैसे बनता है, डिफरेंशिएशन से होकर बनता है। और फर्दर डेवलपमेंट होती है फ्लोरल प्रीमोडियम की। फ्लोवर प्रीमोडियम पहले बनता है, एपिकल मेरिस्टम जो डिवाइडिंग सेल होते हैं उन पर। फिर इन्फ्लोरेंस आर मेड। इन्फ्लोरेंस का क्या मतलब है भाई, इन्फ्लोरेंस का मतलब है कि फ्लावर यहाँ पे कैसे अटैच्ड है, ठीक है। फ्लावर ऊपर की साइड अटैच्ड है या फिर, है ना, साइड में अटैच है, उसको इन्फ्लोरेंस बोलते हैं, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट स्टेम पे, है ना, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरल बड कहाँ पे लगी है ना, देन फ्लावर। द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम क्या है, मेल वाला पार्ट, और गाइनोशियम क्या है, फीमेल वाला पार्ट, है ना। डिफरेंशिएट एंड डेवलप दे वुड रिकलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टेमन। तो देखो भाई एंड्रोशियम एक यूनिट है पूरी, ठीक है, मतलब एक पूरा होल होता है एंड्रोशियम का। उसके अंदर का जो एक छोटा पार्ट होता है ना, मतलब एक सिंगल मेल पार्ट को बोलते हैं अपन स्टेमन,
ठीक है। और उसके बहुत सारे जब कलेक्शन हो जाता है ना, उसको अपन बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। ऐसे सिमिलरली गाइनोशियम का भी है। तो जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये फिगर दिख रही है ना आपको स्टेमन की, है ना। तो ये मेल पार्ट का जो एंड्रोशियम होता है ना, उसका एक सिंगल यूनिट है स्टेमन, ठीक है। शो द टू पार्ट। अब स्टेमन के दो पार्ट हमें दिखाए गए हैं, एक तो लॉन्ग और सिलेंडर्ड पार्ट दिखाया गया है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है ना लॉन्ग और सिलेंडर्ड पार्ट, इसको, इस चीज़ को अपन फिलामेंट बोलते हैं। उसके बाद टर्मिनल पार्ट, जो ये टर्मिनल पे है ना, ये एंड पे बड़ा सा पार्ट, ये बाइलोब पार्ट होता है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, एक यहाँ पे बीच की लाइन होती है, ये दो लोब में बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इस पार्ट को अपन बोलते हैं एंथर, ठीक है। क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। जो प्रोक्सिमल एंड है ना, अब प्रोक्सिमल एंड कौन सा है, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड यहाँ पे होगा। अब ये कनेक्टेड किससे होगा, थैलेमस से या पीटल से होगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, प्रोक्सिमल एंड किससे कनेक्टेड है, ये जो मैंने स्टार मार्क कर रखा है, ये कई बार बोर्ड में भी आया और नीट में भी ये PYQ पूछा गया है, ठीक है। तो प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू पीटल और थैलेमस, दोनों से अटैच हो सकता है, ठीक है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वैल्यूएबल इन डिफरेंट स्पीशीज। तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, जो स्टेमन के नंबर हैं हर फ्लावर में अलग अलग होंगे, इनका साइज हर फ्लावर में अलग अलग होगा, हर स्पीशीज में अलग अलग होगा, ठीक है। इफ़ यू रिकलेक्ट, ये अलग तुम कलेक्ट करके 10 फ्लावर्स के अगर साइड बाय साइड रखोगे तो तुम अमेज हो जाओगे भाई, देखोगे कि अलग अलग स्पीशीज कलर तुम्हें दिखेंगे, रेंज इन शेप भी दिखेगा, ठीक है। एंथर की अटैचमेंट इवन अलग अलग होगी। तो अब हम बात करते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। तो हम एंथर के बारे में बात करें तो भाई एंथर तो बाइलोब्ड होता ही है। और इसमें दो थीका होते हैं, दो थीका, डाइथीशियस, ठीक है, ये याद रखना है आपको। बाइलोब्ड होता है, डाइथीशियस होता है। ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन अदरवाइज सेपरेट द थीका। और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये लाइन से दिख रही है ना, ये पिंक सी, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन करके इसको सेपरेट करता है दो थीका को, ठीक है। हम इसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, बाइलोब नेचर क्या होता है। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, तो ये तो भाई पोलन सैक हो गया है ना, और ये थीका हो गया, ठीक है। इसमें कितने थीका है देख, एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की वजह से क्या है, दो थीका सेपरेट हो रहे हैं, तो ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ये रहा, है ना, लिखा हुआ है इसमें। तो अब हम बात करते हैं इसमें टिश्यूज कौन, ठीक है। आ जाते हैं आगे। तो भाई इसमें ना 4 साइड होती हैं, तो कितना हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ठीक है। और कहाँ पे, 4 माइक्रोस्पोंजिया, इसमें हर लोब में एक माइक्रोस्पोंजिया होगा। और टोटल भाई बाइलोब्ड होता है, लेकिन हर लोब में ऐसे करके है, इसका कुछ डायग्राम ऐसे करके आप देखो, ठीक है। ये 2 लोब हो गए, है ना, दिख रहा है ना आपको। तो एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, 4 थीका हो गए ना 2 लोब में। एक लोब ये वाला है, पहला लोब, और दूसरा लोब ये वाला, ठीक है। ईच लोब में 2 थीका, इसलिए इसको बोलते हैं डाइथीशियस, ठीक है। ईच लोब के थीका देखते हैं डाइथीशियस बोलते हैं, वरना तो अगर टोटल देखो ना तो टोटल इसमें 4 थीका हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ठीक है। और इसमें पोलन सैक होता है, एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की। देखो इसमें यार आपको एक दो चार चीज़ें याद रखनी है, क्या कौन कौन सी। सबसे पहले तो ये भाई बाइलोब्ड होता है, डाइथीशियस होता है और बाइलोब्ड, ठीक है, बाइलोब्ड। और एक हो गया डाइथीशियस, बाइलोब्ड और डाइथीशियस, ये सब चीज़ हो गई थी। वो राइटिंग थोड़ी सी है, यहाँ से आप पढ़ लेना। तो बाइलोब्ड और डाइथीशियस, और इसमें 4 साइड होती हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो यहाँ पे इतना सारा लिखा है, मैं आपको मतलब डायग्राम से बता देता हूँ। तो भाई जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, उसकी 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को अपन बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली को बोलते हैं एंडोडर्मिस, उसके अंदर वाली को बोलते हैं मिडल लेयर, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं टेपेटम। तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में बेसिकली 4 लेयर होती हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोडर्मिस, ठीक है, ठीक है, एंडोडर्मिस नहीं एंडोथीशियम भाई, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, और उसके अंदर मिडल लेयर। मिडल लेयर जो होती है ना, ये सब सिंगल सिंगल हो गई आपको। मिडल लेयर 1 से 3 तक के बीच में कितनी भी हो सकती हैं, अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सबसे अंदर वाली होती है टेपेटम, और जो टेपेटम होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को,
और भाई एक बात और खास है टेपेटम के बारे में, टेपेटम जो होती है बाइन्यूक्लिएटेड होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और हम अभी भी पढ़ेंगे ना, जब एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि टेपेटम बाइन्यूक्लिएटेड, तो 4 लेयर्स होती हैं, वही उसमें बताया गया होगा, है ना। तो आते हैं इस चीज़ पे। तो देखो ये रहा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर 1 से 3 और टेपेटम होता है, ठीक है। द 3 लेयर वॉल, जो आउटर 3 वॉल लेयर हो गई ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इनका काम है प्रोटेक्शन का, और टेपेटम जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और ये लिखा टेपेटम जो है बाइन्यूक्लिएटेड, क्यों भाई बाइन्यूक्लिएटेड क्यों होती है? जो कैरियोकाइनेसिस है वो नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जो कैरियोकाइनेसिस हुआ है ना उसमें, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन, तो उसमें सेल की डिवीजन बाद में नहीं होती, ठीक है। ये रहा इट नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन, और उसके बाद है ना बाइन्यूक्लिएटेड, ये आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, है ना। और एक सेल का मास होता है, एक जैसी सेल्स होती हैं बहुत सारी उसमें, जो बीच में ऑक्यूपाई करती है सेंटर को, उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, देखो जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। एज एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन, तो मियोसिस करेंगे, यानी अगर 2n कोई है तो वो हैप्लॉइड बन जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो यही है। और कौन अंडरगो मियोसिस करेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल, और स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल को हम बोलते हैं एमएमसी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जब माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है, उसका मियोसिस होने के बाद जब हैप्लॉइड सेल बनती है, उसका हैप्लॉइड सेल बनती है, तो 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं, नोन एज टेट्राड, उनको टेट्राड बोलते हैं। इसी चीज़ को अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिंपल सी चीज़ है, आगे आती है यहाँ पे, ठीक है। ये रही, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, हर एक सेल, यानी एक सेल 2n की एक सेल, यानी जिसको अपन बोलते हैं मेगास्पोर, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो डिवाइड करके 4 सेल बनाएगी, है ना। मियोसिस में 4 सेल बनती हैं हैप्लॉइड की, ठीक है। और इनको बोलते हैं अपन माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये एक मेगास्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर सेल बना सकती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को, और ये हो क्या रहा है, मियोसिस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये पेपर में ज़रूर आता है यार, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, ठीक है। एज दे फॉर्म अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल, तो जब ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल है, ये लेयर में बंधा होता है, तो इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। यही आगे चल के क्या बना देता है, पोलन ग्रेन बना देता है, ठीक है ना। द पोलन ग्रेन, अब हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन होता क्या है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट, पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेल में क्या है, स्पर्म होता है ना, लेकिन प्लांट में ये क्या होता है, पोलन ग्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। एंड भाई पोलन, जैसे तुम हिबिस्कस प्लांट होता है, हिबिस्कस का देखो चाइना रोज बोलते हैं हिबिस्कस को, अगर तुम उसके मतलब एंथर पे टच करोगे तो आपको येलोइश पाउडरी जैसा कुछ दिखेगा, तो वही पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो भाई पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है ये, ठीक है। यहाँ से हल्का सा देखो, पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना गोल गोल सा, एंड मेजर अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है इसका, ठीक है भाई। और इट हैज़ प्रोक्सिमल 2 लेयर्स, इसके पास 2 लेयर होती हैं भाई, एक तो एक्साइन होती है आउटर लेयर, और एक उसके अंदर जो होती है इंटाइन होती है। तो एक्साइन और इंटाइन की 2 लेयर होती हैं भाई बाहर में, ठीक है। तो सेल वॉल है ना, सेल वॉल 2 तरह की चीज़ें इसकी, एक एक्साइन और एक इंटाइन। जो एक्साइन है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन लिखा हुआ है ना, विच वन इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये क्यों मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्योंकि भाई कितना भी टेम्परेचर आप इसमें डाल लो, कितने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल लो, एल्कली डाल लो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी तक जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करते हैं ऐसा एंजाइम हमने देखा ही नहीं है ना। ग्रेट, तो आगे आ जाते हैं, ठीक है भाई। कोई कर ही नहीं सकता ना, लेकिन उसमें एक पोर प्रेजेंट होता है, एक छेद प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलेनिन में, ताकि भाई वहाँ से देखो आगे बताएंगे ना, पोलन ट्यूब निकलती है ना पोलन ग्रेन में से, तो भाई एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा ताकि पोलन ट्यूब बाहर आ सके, उस चीज़ को बोलते हैं अपन जर्म पोर, है ना, ये लिखा हुआ है जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट। तो भाई जो एक्साइन है आपकी, कहीं से कहीं ना कहीं स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है ताकि जर्म पोर बन रहा है, तो इसलिए क्या हो गई, डिसकंटिन्यूस लेयर हो गई, डिसकंटिन्यूस लेयर हो गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्पोरोपोलेनिन यानी एक्साइन लेयर डिसकंटिन्यूस होती है, और जो अंदर इंटाइन है ना सेल वॉल की दूसरी वाली लेयर, वो कंटिन्यूस होगी, ठीक है।
एक्साइन एग्जिबिट्स फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। तो भाई एक फंक्शन ऑफ जंप और मैंने आपको बता दिया, पोलन ट्यूब बाहर आती है। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अब इनर वाली को हम इंटाइन बोलते हैं। थिन कंटिन्यूस लेयर होती है, ठीक है, जो कि बनी होगी सेलुलोज और पैक्टिन की। ऑब्वियसली सबको पता है सेल वॉल कहाँ की बनी होती है भाई, सेलुलोज और पैक्टिन की, प्लांट में ज़्यादातर। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये तो सेल वॉल की बात हो रही थी एक्साइन और इंटाइन के फॉर्म में, लेकिन अगर हम बात करने लगे किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी ना इनके बाद, ये तो सेल वॉल की बात चल रही थी तो, है ना। सेलो द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हो गया ना। व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसमें जनरली दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। अब ये दो सेल वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल दिखती कैसी है और इसमें क्या होता है, तो देखो यहाँ पे बनी हुई है ना, ये जो बाहर की जो बड़ी सी सेल है ना पूरी की पूरी, इस चीज़ को अपन बोल देते हैं, ये बाहर वाली बड़ी सी होती है वेजिटेटिव सेल। अब भाई वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में, देखो ये साइटोप्लाज्म में ना वेजिटेटिव सेल का ये दिख रहा है ना आपको, उसके अंदर ही जनरेटिव सेल होती है, ठीक है, मतलब वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल है, उसके साइटोप्लाज्म में तैर रही है। तो बड़ी सेल हो गई वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल छोटी वाली सेल हो गई, ठीक है। तो भाई अब होता क्या है, अब ये जो वेजिटेटिव सेल है ना इसको खाना देगी जनरेटिव सेल को। अब जनरेटिव सेल का काम क्या है, जनरेटिव सेल जो है मतलब एक तरीके से पोलन ट्यूब जैसे जाएगी ना, तो एक तरीके से स्पम बना के जैसे होता है ना, तो उसी तरीके से एक स्पम का सही काम करेगी जो कि फीमेल प्लांट के अंदर जाएगी, ठीक है। और इसकी शेप और साइज़ के बारे में देख रखा है, वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड एज अबंडेंट फूड रिजर्वर। मैंने बताया ना फूड रिजर्वर होता है मतलब खाने का काम करेगी। लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, इसका लार्ज और इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन सा, तो ये लार्ज और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा इसका, ठीक है, अलग अजीब सी शेप का, है ना। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव। अब जनरेटिव सेल छोटी है, उसके साइटोप्लाज्म में फ्लो करती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्पिंडल शेप एंड डेंस साइटोप्लाज्म, स्पिंडल शेप की होती है, जनरेटिव सेल की शेप की होगी, स्पिंडल शेप की होगी, ठीक है, ऐसी कुछ। और अब इसमें एक चीज़ दे रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको इरेज कर देते हैं। क्या चीज़ है भाई, वो चीज़ ये है, देखो भाई जैसे 100 प्लांट हैं आपके, 100 प्लांट्स हैं, तो 60% यानी 100 में से 60 प्लांट्स मान लो आप, और अलग एक 40 का रेशो ले लेते हैं, 40 का। तो इसमें जो है 2 सेल स्टेज में पोलिनेशन होता है, 2 सेल स्टेज में, और इसमें 3 सेल स्टेज में। अब ये क्या है, 2 सेल स्टेज में और 3 सेल स्टेज में क्या कह रहा हूँ, देखो भाई जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल मतलब 2 सेल होती हैं जनरली, तो 60% प्लांट में जब पोलिनेशन हो रहा होता है, मतलब पोलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन वहाँ पे जा रहा होता है, पोलन, है ना, जब वो शेड करते हैं ना अपना पोलन, तो वो 2 सेल स्टेज में प्रेजेंट होता है 60% प्लांट में। लेकिन कुछ रिमेनिंग स्पीशीज होती हैं जो कि एक बार और माइटोटिक डिवीजन कर लेती हैं, ठीक है, माइटोटिकली डिवाइस करके 2 मेल गेमेट्स और बना लेती हैं, तो 3 सेल स्टेज में हो जाती हैं। और मेल गेमेट कौन बनाएगा भाई, बेसिकली जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल यहाँ पे माइटोसिस करके 3 सेल स्टेज में बन जाती है ना। एक बार आपको मैं सीरीज बता देता हूँ, तो इसका मतलब आपको पूरा एक तरीके से वो हो जाएगा। देखो भाई सबसे पहले हमारे पास एमएमसी थी, एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, उसने माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, उसने क्या करा, मियोसिस करा, हमारे पास क्या है माइक्रोस्पोर टेट्राडाई 4। अब ये दो, अब ये आगे चल के पोलन ग्रेन बनेंगे ना माइटोसिस करके, तो ये हैप्लॉइड वाले माइटोसिस करके पोलन ग्रेन बन गए। इनके 2 सेल होती हैं, वेजिटेटिव जनरेटिव। अब इसमें फर्दर अगर माइटोसिस हो गई तो ये 3 सेल स्टेज का बन जाएगा पोलन ग्रेन। समझ में आया था ना, ठीक है, बस बहुत है भाई। देखो बहुत लोगों का आपने सुना होगा पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, तो उसके बारे में दे रखा है। पोलन ग्रेन की बहुत सारी स्पीशीज भाई सेवरल एलर्जीज करती हैं। ब्रोंकियल अफेक्शन यानी गले में अस्थमा से रिलेटेड डिजीज कर सकती हैं ना, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। तो भाई एक उसमें से मेंशन है पार्थिनियम, ठीक है, पार्थिनियम और कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास यानी ये एक एलियन स्पीशीज थी जो इंडिया में वीट के साथ आ गई थी भाई, है ना, और उसने पोलन एलर्जी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैला दी थी, तो पार्थिनियम कार्पस या फिर कैरेट ग्रास, ठीक है, इसने पोलन एलर्जी फैला दी थी। तो आगे चलते हैं पोलन ग्रेन से रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो देखो भाई इसके बारे में पोलन ग्रेन के बारे में दे रखा है, एक जगह दिया कि भाई पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है, और अब दे रखा है पोलन ग्रेन से रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो दी, ठीक है भाई, पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। तो आप देख सकते हो ना, ये क्या है, पोलन ग्रेन की क्या है, टैबलेट्स बनाई जाती हैं ताकि भाई न्यूट्रिएंट्स या रिच मिल सके, ठीक है। यहाँ पे सिरप्स भी बनाए जाते हैं पोलन ग्रेन के। अब इनको कौन कंज्यूम करता है भाई, रेस हो, परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स,
एथलीट जब भाग रहा है, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके पोलन ग्रेन की टैबलेट वो ले सकता है एक न्यूट्रिएंट की फॉर्म में। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी? अब ये पोलन वायबिलिटी एक टॉपिक है करके इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना, इसकी हेडिंग नहीं देती है। तो भाई तुम्हें क्या लगता है कि जब पोलन ग्रेन शेड हुआ कितनी देर तक वो जिंदा रहेगा, उसमें इतनी क्षमता रहेगी कि वो ठीक है बना सके? तो भाई सबके लिए अलग अलग होता है, और एक ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। कुछ में ये 30 मिनट तक रह सकता है रिलीज़ होने के बाद जिंदा, जैसे कि वीट का पोलन ग्रेन 30 मिनट तक रह सकता है। और सम अदर फैमिली ऑफ रोजेसिया, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसिया, ये 3 फैमिली होती हैं, रोजेसिया, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसिया। इनका पोलन ग्रेन में वायबिलिटी होती है, यानी रिलीज़ होने के मंथ्स तक वो किस्मत इतनी क्षमता होती है कि वो एक प्लांट को जन्म दे सके। और हम आपने सुना होगा पोलन की एक सीड बैंक होता है जहाँ पे सारी सीड स्टोर रहती हैं। तो भाई ये हम काहे में स्टोर करते हैं, ठीक है, ये हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं 196 डिग्री सेल्सियस पर, 196। देखो नाइट्रोजन का तो ये होता ही है टेम्परेचर, तो इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। भाई अगर हम सीड को लिक्विड नाइट्रोजन में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इस चीज़ को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक।